वेलकम टू ए मेडिकोसिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की। सबसे पहले क्या होता है ये एक्यूट का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एंड कोरोनरी का मतलब कोरोनरी आर्टरीज है जो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं किसको, हार्ट की मसल्स को। सिंड्रोम का मतलब क्या है, एक डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेनली इसमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलता है। सिंड्रोम में 3 है ये क्या है, NST-EMI मतलब नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड थर्ड वन क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। ये 3 सिम्टम्स जब देखने को मिलेगा तो क्या पता चलेगा कि पेशेंट को क्या रखा है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, जब ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है हार्ट के अंदर, सडन ब्लॉक हो जाएगा, एकदम से अब्रप्टली क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देख, और ये किसकी वजह से होगा, ये नैरो ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या हो रहा है, जो इसमें मेनली क्या होता है, ब्लड सप्लाई का सडन ब्लॉक हो जाता है, वो भी किसकी वजह से, नैरो कोरोनरी आर्टरी की वजह से। जो एरिया होता है कोरोनरी आर्टरी का, वो लूमेन जो होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ACS। ACS includes NST-MI, अनस्टेबल एंजाइना एंड STEMI। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो क्या कोस करवाते हैं ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, और ये एक एक करके मैं आपको डिफाइन करूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर हो जाए, और कैसे एक मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर कैसे एक डिजीज को कोस कर सकती है, उसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखो, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या, हाइपरटेंशन कैसे कोज करेगा ACS। क्या होता है हाइपरटेंशन में, मेनली क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो पंप कर रहा होता है ब्लड, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंजरीज हो जाएगी कहाँ पे, आर्टरीज में, और वो क्या प्रमोट करेगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने के बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएंगे, क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एरिया है ल्यूमन का, कोरोनरी आर्टरी का, वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कोज करता है ये ACS। हाइपरटेंशन आपको पता चल गया होगा कैसे ACS कोज करता है। सेकंड वन क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है, वो कैसे कोज करता है, ACS। आपको भी पता होगा, जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है तो वो उसे जब एक्सेस अमाउंट में जाएगा तो उसे एक्यूमुलेट, वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, वो भी कहाँ पे जाके, कोरोनरी आर्टरी में जाके वो एक्यूमुलेट होएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, प्लाक फॉर्मेशन करेगा, और प्लाक फॉर्मेशन होने की वजह से अगर इनका ब्रेकडाउन होता है तो एम्बोलिज्म भी कोज कर सकता है, जिसकी वजह से इरोजन भी कोज कर सकता है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो एरिया जो होता है वो ल्यूमन नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन, ACS कंडीशन में देखने को मिलेगा। थर्ड वन, स्मोकिंग कैसे कोज करता है, हम बोलते तो हैं स्मोकिंग मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होता है, मतलब ये तो स्मोकिंग तो हर एक डिजीज को कोज करने में रिस्क फैक्टर ही है। स्मोकिंग में कैसे, स्मोक के जो केमिकल्स होते हैं ना, जो केमिकल्स से रिलीज होते हैं स्मोक के अंदर से, वो ट्रिगर करते हैं हमारे ब्लड फ्लो को। इसमें क्या करेगा, जो ब्लड के कंपोनेंट है ना उसमें क्या करेगा, अल्टर करेगा, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है ना वो इंक्रीज कर देगा। अब देखो, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा मतलब खून के थक्के बनेंगे, थक्के बनने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट होगा, और जहाँ से कहीं पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, वो ब्लड फ्लो को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो इसी को तो बोलते हैं सडन ब्लॉक ऑफ द ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ACS। फोर्थ वन क्या है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ आपने पहले डिजीज कंडीशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता था, ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, लिपिड्स का लेवल है, वो क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पे, आर्टरीज में जाके, और एरिया नैरो हो जाएगा, और क्या देखने को मिली कंडीशन, ACS। फिजिकल इनएक्टिविटी में क्या होता है, मेनली अल्टर हो जाता है, प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा। देखो क्या होता है, हम कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से जो चांसेस होते हैं डिजीज कंडीशन वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो अगर मेंटेन रहा और उसका फ्लो अच्छा रहा, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो, प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा, उसमें क्या होगा, एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्लोट फॉर्मेशन हो जाएंगे। क्लोट फॉर्मेशन वो कहीं भी एक एम्बोलिज्म की तरह मूव करेगा, और वो कोरोनरी आर्टरी में जाकर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सडन ब्लॉक ऑफ द ब्लड सप्लाई। अनहेल्दी डाइट आपको भी पता होगा इसका, तो एक्सेस शुगर हो जाएगा। जब एक्सेस शुगर हम क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, या फिर टू मच सेचुरेटेड फैट जो होता है वो टू मच मतलब डाइट के अंदर लेना, या फिर एक्सेस सोडियम डाइट के अंदर लेना, ये सारी कंडीशंस क्या कोज कर सकती है, ACS। आई होप आपको ये रिस्क फैक्टर अच्छे से समझ में आएंगे कि कैसे कौन सा रिस्क फैक्टर डिजीज कोज करता है। अब मैं बात करूंगी नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। इसमें तो 3 है। एक एज, एज अगर क्या होगा, मोर देन 50 एज जो होते हैं, 60 एज वाले, उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सेक्स मतलब
मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, फैमिली हिस्ट्री हो, किसी की फैमिली में हो, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, एसीएस। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें 3 है मेजर फैक्टर। जो फर्स्ट है, जो कॉमन है, वो क्या है, एक्यूट थ्रोम्बस। एक्यूट थ्रोम्बस क्या करता है, बताती हूँ आपको। इसमें क्या होगा, एक्यूट जो थ्रोम्बस है वो क्या करेगा, थ्रोम्बस ब्लड के अंदर है और वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो, ये कोरोनरी आर्टरी है, वो जाके थ्रोम्बस एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा जो एरिया था जहाँ से ब्लड फ्लो होना था, वहाँ पे एरिया को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, सडन ब्लॉक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा इस कोरोनरी आर्टरी को और सडन ब्लॉक ब्लड सप्लाई लीड टू एसीएस। और सेकेंड वन क्या है, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। ये भी कोज कर सकता है एम्बोलिज्म, कोई भी एम्बोलिज्म हो सकता है किसी भी पार्टिकल का, जैसे कि फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, और भी होते हैं। ये क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। और एयर एम्बोलिज्म देखो ऐसा होता है, बबल्स की तरह फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। स्पाज्म में भी यही होता है, सडन नैरो एरिया हो जाना, वैसे स्पाज्म हो जाना, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाना, फिर जिसकी वजह से क्या होगा, नैरो हो जाएगा, वही बात है, इस्कीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड फ्लो को, और क्या लीड करेगा, एसीएस को लीड करेगा। ठीक है, आपको ये इटियोलॉजिकल फैक्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि कोई भी इटियोलॉजी है, फैक्टर है, वो कैसे कूज करती है किसी भी डिजीज को, या फिर कोई रिस्क फैक्टर है वो कैसे कूज करता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करूंगी पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, प्लाक ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर प्लाक डिस्ट्रक्शन या इरोजन हो जाएगा। प्लाक फॉर्मेशन होने की वजह से इरोजन मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे उनके, और वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर लेगा, या विद एंड विदाउट एम्बोलिज्म और एक्यूट कार्डियक इस्कीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। और उसमें हमें 2 कंडीशन देखने को मिलती है, एनएसटीएमआई एंड एसटीएमआई। इसमें क्या होगा, मार्कर्स जो मायोकार्डियल के होते हैं वो इसमें एलिवेट नहीं होंगे। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि एनएसटीएमआई है और एसटीएमआई है। और इसमें क्या होगा, 2 तरह के होते हैं, एक में तो मायोकार्डियल जो होता है, मार्कर्स जो होते हैं वो एलिवेट होंगे, और एक में एलिवेट नहीं होंगे, एक में एलिवेट हो जाएंगे मार्कर्स। जिसमें एलिवेट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एंजाइना कोज करेगा, और जिसमें एलिवेट हो जाएंगे मार्कर्स तो वो क्या कोज करेगा, एमआई कोज करेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या वेव्स क्या होती है इसमें, अपसेंट होती है। आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला अर्ली सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन, वो भी कहाँ पे, चेस्ट पेन, कार्डियक पेन, थ्रोट पेन, और ये रेफर भी हो सकता है, तो ये आर्म्स के पास भी जा सकता है, शोल्डर वगैरह के पास। तो ये पेन सबसे मेन जो अर्ली साइन है वो क्या होता है, चेस्ट पेन, कार्डियक पेन, ये देखने को मिलता है। एंजाइटी होएगी, फियर होएगा पेशेंट को। एंड स्किन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है तो वहाँ पे स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, पेलर, एंड स्वेटिंग होएगी बहुत ज़्यादा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, एंड कोल्ड पेरिफ्रीज मतलब ठंडे पड़ जाएंगे हाथ पैर। रेस्पिरेटरी में नैरो पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, एंड कार्डियोवास्कुलर में हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, और थर्ड हार्ट साउंड देख सुनने को मिलेगी, और फर्स्ट डिफ्यूज एपिकल इम्पल्स होएगा, और जीआई में देखा जाए तो नोज़ा वोमिटिंग, और जेनिटो यूरिनरी में ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। एक यहाँ पे देख लो वेव कैसे बनाई जाती है, एनएसटी की और एसटी एमआई की। एसटी एलिवेशन में क्या हो गया है, देखो ये जो एसटी जो एलिवेशन है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया है, और यहीं पे देखो एसटी एलिवेशन क्या हो गया, डाउनफॉल चला गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो ये वेव आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें वेव जो थी यहाँ पे एसटी का जो वेव था वो इंक्रीज हो गया, ब्रॉडर एरिया हो गया, यहाँ पे एसटी एलिवेशन का जो एरिया है वो नैरो हो गया और वो डाउनफॉल हो चुका है, इसलिए बोला इसको एसटी डिप्रेशन, और इसमें क्या बोला है, एसटी एलिवेशन। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें वो कौन सा है, इसमें कार्डियक बायोमार्कर्स जो होते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और विद इन 6 आवर्स, एंड पीक कितने पे होता है, 12 to 36 आवर्स पे पीक देखने को मिलता है। जो एलडीएच है, एएसटी, सीकेएमबी, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं, ये 72 आवर्स तक होता है, ये 48 आवर्स तक होता है, और ये 36 आवर्स तक होता है। ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, एसीएस हो रखा है। रेडियोग्राफी टेस्ट करवाते हैं एंड इको करवाएंगे, देखिए देखने के लिए अगर वॉल वगैरह रप्चर हुई है तो वो दिख जाएगा, इको करवाएंगे तो इको। कार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे, स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अब एक्यूट मैनेजमेंट में क्या करवा सकते हैं, ये निमोनिक आपने पहले पढ़ा होगा, क्या है इसमें, मोना। मोना का मतलब क्या है, मॉर्फिन देंगे पेशेंट को, क्योंकि चेस्ट पेन सीवियर हो गया ना, उसको रिलीफ देने के लिए हम क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 94 से बिलो आ रही है तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एंटीजी देंगे पेशेंट को, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है वो देंगे, एंड एस्पिरिन देंगे, और क्लोपिड रेगुलर देंगे, ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है।
जो ब्लड को क्या करेगी, थिन करने में, ब्लड थिनर बोला जाता है, जिससे ब्लड को थिन करने में हेल्प करेगी। हिपैन देंगे, एंटीकोगुलेंट्स है ये। और डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे, मतलब देना तो कुछ नहीं, हाई फाइबर डाइट देंगे और लो फैट डाइट देंगे, और स्मोकिंग स्टॉप करवाएंगे, रिड्यूस अल्कोहल। फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या